पाकिस्तान के मारूफ अदाकार, हदायतकार और निगरान वफाकी वजीर सकाफत जमाल शाह से मिलने F10 इस्लामाबाद में वाक़ उनके घर पहुंचे। आप एक अदाकार, गुलूकार, मुजस्मा साज, फन की दुनिया में मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले, आप सियासत और गवर्नेंस की दुनिया में कैसे आगे वजीर बन के? अब मेरा ख्याल है कि फ़नकार को सियासत का भी कुछ अदराक होना चाहिए, मज़हब का भी होना चाहिए, इकानमी का भी होना चाहिए। गिरदोपेश में जो कुछ हो रहा होता है उस पर अगर फ़नकार की नज़र ना हो तो वो फ़नकार जो है मेरा ख्याल है कि बड़ा सतही रहता है। फ़न बराए ज़िंदगी के कायल हैं। मैं फ़न बराए ज़िंदगी का कायल हूँ। फ़न बराए फ़न कभी हो ही नहीं सकता है। पहले मास्टर्स इन इंग्लिश किया, फिर उसके बाद कई सालों के बाद आपने जाके MCA में दाखिला ले लिया। ये क्या मामला है? सोहेल साहब, ऐसा हुआ कि मैं एक ऐसे घराने से हूँ जो कंजर्वेटिव भी है लेकिन ज़रा रोशन ख्याल भी है। तो मैं जब बहुत छोटा था मेरी ड्राइंग बड़ी अच्छी थी। जब मैंने मैट्रिक किया तो मेरे उस्तादों ने कहा कि लाहौर में एक स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ दाखिला लो। तो मैंने जब घर वालों से कहा मैट्रिक के बाद कि मैं जाना चाहता हूँ आर्ट पढ़ने, तो पहली बार उन्होंने कहा कि नहीं, आर्टिस्ट मत बनो, डॉक्टर बनो, दुखी इंसानियत की खिदमत वगैरह वगैरह। आर्टिस्ट जो है पता नहीं उसकी ज़िंदगी कैसे होगी। सोचता रहा, सवाल करता रहा कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए कि नहीं। अंदर से जवाब आता था कि नहीं, तुम्हारे अंदर वो मदर टेरेसा नहीं है। BSc मैंने जियोलॉजी में और केमिस्ट्री में की और म्यूज़िक भी सीखता रहा। तब तक क्वेटा टीवी आया तो छुपके से जाके ऑडिशन दिया। वहाँ ज़माने में एक बड़ी शफीक खातून थी, मुनव्वर तौफीक, उन्होंने ऑडिशन लिया तो पूरे का पूरा प्रोग्राम मेरे हवाले कर दिया। इत्तेफाक से वो प्रोग्राम बड़ा हिट हुआ। मेरी बदकिस्मती ये कि मेरे वालिद साहब ने भी वो प्रोग्राम देखा तो घर आया तो शामत आई मेरी कि क्या मजाक है, लोग क्या कहेंगे तुम कि यार मोहम्मद शाह का बेटा गाने गा रहा है। वालिद साहब क्या करते थे? मेरे वालिद साहब 1 यूनिट से पहले रिटायर हुए थे, पुलिस SP। उस ज़माने में SP बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। तो फिर खैर वो मना किया, मैं मना ना हुआ तो बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है NCA जाओ, आर्टिस्ट बनो। लेकिन ज़माना जो था वो बड़ा टर्बुलेंट ज़माना था। सियासत पे भी नज़र थी, आर्ट पे भी नज़र थी। आपका झुकाव बाएं बाजू की तरफ था उस वक्त? बाएं बाजू का मैंने कोई बाकायदा तालीम हासिल नहीं की थी, मैंने किताबें नहीं पढ़ी थी, लेकिन रुझान उस तरफ था। इसलिए कि आर्टिस्ट सारे रोमांटिक होते हैं और रोमांटिक्स जो हैं वही रेवोल्यूशनरी रहे हिस्ट्री में। तो इस एतबार से तो शायद हाँ, बाएं बाजू पे ही था। बाद की जो ज़िंदगी है, प्रैक्टिकल लाइफ, उसमें कैसे कमाते रहे, कैसे खाते रहे, क्या क्या मुश्किलात आई? सोहेल साहब, मेरा ख्याल है कि एक इंतहाई ब्लेस्ड इंसान हूँ कि जिस फील्ड से मेरा ताल्लुक़ था उसी फील्ड से मेरी रोज़ी भी वाबस्ता हुई। जब ड्रामा किया तो मैं नहीं समझता था कि मैं ड्रामा कर सकता हूँ, एक्टिंग कर सकता हूँ, मैं शाय था। लेकिन वो इत्तेफाक से ड्रामा भी क्लिक हो गया और बेइंतहा ड्रामे मिलने लगे। कितने 35 ड्रामास कर चुके हैं अभी तक आप? मुझे याद नहीं है कि मैं कितने कर चुका हूँ। सीरियल शायद 35 होंगे, ड्रामे कोई 10-15 और होंगे। लेकिन मैं पहला आर्टिस्ट ठहरा पाकिस्तान का जब मैं इंग्लैंड में फ़ाइन आर्ट्स की तालीम हासिल कर रहा था। NCA से मैं करके आया तो मैंने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया, 3-3.5 साल पढ़ाया। फिर मुझे स्कॉलरशिप मिला 2 साल का। वहाँ मैं थीसिस कर रहा था तो मेरे थीसिस से, जी हाँ, मेरे थीसिस से विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम वालों ने मेरा काम ख़रीदा, लॉयड बैंक वगैरह वालों ने ख़रीदा। और इस तरह से मेरा इत्तेफाक से खुशकिस्मती ये कि मैं जिस फील्ड में रहा उससे मेरी अच्छी खासी बाइज़्ज़त आमदन होने लगी कि मुझे बहुत ज़्यादा कोशिशें नहीं करनी पड़ी। बच्चों के साथ नाश्ते की टेबल पर मुलाकात की। शादी को कितने साल हो गए और कैसे गुजरे? 18-19 साल गुजर गए और बहुत अच्छे गुजरे। क्या शाह साहब में पसंद आया था? ये तो आपसे बड़े थे काफ़ी। बड़ा होना तो बुरी बात नहीं है, जेंटलमैन होना अच्छी बात थी। अच्छा। हाँ, आराम से बात करना, इज्जत करना सबसे बड़ी बात। तो आपको ये चीज़ पसंद लगी इनकी? अच्छा, अब तो इतने साल हो गए, अब ये बताएं कि कौन सी चीज़ इनकी सबसे अच्छी है और कौन सी खामी है? बिल्कुल भी नहीं बदले। हाँ। जैसे पहले थे अभी भी वैसे ही। और बच्चों को कौन लुक आफ्टर करता है? हम दोनों देखते हैं। जमाल ज़रा बात कम कर रहे होते हैं तो लगता है
कि वो बेचारे देखते ही नहीं हैं, लेकिन अच्छा खासा देखते हैं। वो एक ही दफ़ा देखते हैं, काम कम पूरा हो जाता है। घर का खर्च कौन चलाता है? खुद नहीं चलाते, पैसे मुझे देते हैं। ही डजंट वांट टू इन्वॉल्व इन सारी चीज़ों में। ये तो आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट तो ऐसे ही होते हैं। नहीं, मैं भी आर्टिस्ट हूँ, लेकिन आर्टिस्ट सारे कैसे ही होते हैं, हर बंदे की एक आदत होती है। आपके क्या, कौन सी आर्ट फॉर्म में आप? मेरा मेजर स्कल्पचर है। तो आप भी करती हैं? अभी मुजस्समा साजी करती हैं कुछ? अभी आजकल बस मैं हुनर कथा देख रही हूँ, ज़्यादा टीच नहीं कर रही हूँ। ये बताएं कि क्या कर रही हैं, क्या पढ़ रही हैं? अभी तो बस ए लेवल्स में हूँ, आर्किटेक्चर पढ़ रही हूँ, आर्ट साइड पे जाऊँगी। वालिद की और वालिदा की साइड पे जा रही हैं? जी जी। वालिद की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? उनके साथ बात करना आसान है। उनके साथ हर कोई चीज़ शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वो मतलब एडवाइस अच्छी देते हैं। और कौन सी चीज़ है जो समझती हैं ठीक नहीं है? बिज़ी होते हैं बहुत, तो कभी कभी टाइम मिलता है, मगर जितना देते हैं उतना काफ़ी होता है। नाम तो बता दो। संदरा, आई लव माय पापा। अच्छा, और ये बताएं कि क्या कर रहे हैं आप? मैं अभी रिसेंटली O1 में गया हूँ। अच्छा, गुड। कौन सी चीज़ आप एडवाइस करेंगे कि वालिद साहब में ठीक हो जाए? ट्विटर का इस्तेमाल। ये ट्विटर बहुत यूज़ करते हैं। जमाल शाह का बेटा और बेटी दोनों आर्ट्स के दिलदादा हैं। दोनों ने अपने अपने आर्गन प्ले किए। लोग विरसा पहुंचे। रवायती बलोची रक्स से इस्तकबाल किया गया। लोक मेला के इंतजामात के हवाले से जायजा मीटिंग की सदारत की। क्राफ्ट्समैन है, इनको असल में ज़रूरत उसकी है कि आप इनके प्रोडक्ट्स को इनके जो मिडल रखें कि जो ऐसा साज जो तकरीबन एक्सटेंट हो रहा हो और किसी म्यूजिशियन ने उसको ज़िंदा रखा हो। लोक वर्षा में लगे स्टॉल्स का दौरा किया। विरसा म्यूजियम पहुंचे। लोक कहानियों के किरदार, तारीख के सोरमा, पुरानी मजहबी तहजीब, कायद आज़म का कमरा, बेनज़ीर भुट्टो और किश्वर नाहिद के मुजस्मे देखे। पाकिस्तानी तहजीब सैकड़ों बरस पुरानी है, मोहनजोदारो, हड़प्पा, लेकिन हम अपना तहजीब और कल्चर बाकी दुनिया को इंट्रोड्यूस नहीं कर सके। क्या वजह है? ज़रूरत तो इस बात की थी कि इस हेरिटेज को प्रिजर्व किया जाता, प्रमोट किया जाता और अपनी स्ट्रेंथ बनाया जाता। ये आपकी क्रिएटिव इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा ज़रिया बन सकती थी, लेकिन इसको तवज्जो नहीं दी गई है। हमारे पास बड़ा महदूद वक्त है, कुछ चंद महीने हैं। मैं कोशिश ये करूँ कुछ बुनियादी चीज़ें कर जाऊँ ताकि अगली आने वाली हुकूमत जो है उनके लिए ज़रा आसानियाँ पैदा हो। उनमें एक ये है कि बच्चों के लिए जो हमारा कदीम अदब है, ज़रबुल अमसाल वग़ैरह, खेल, ये इस मवाद में से सिलेक्शन करके उसको कन्वर्ट करें वीडियोज़ में, एनिमेशंस में, कार्टून्स में और ख़ूबसूरत इलस्ट्रेटेड किताबों में बच्चों के लिए। और फिर एक प्लेटफॉर्म बनाए जो हेरिटेज चैनल के नाम से हो कि इन बच्चों को अंग्रेज़ी की सारी राइम्स याद है, सारे ज़रबुल अमसाल याद है।
अपनी ज़ुबानों का कुछ याद नहीं। शाह साहब, बाज़ लोगों का ख्याल है कि हमारे यहाँ कल्चर के प्रमोट ना होने की वजह शायद मजहबी तंग नज़री है। मेरा ख्याल मजहबी तंग नज़री को मूरद इल्ज़ाम ठहराना बड़ा आसान काम है। मेरा ख्याल है ये जो एपैथी है और द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकर्स, मैं कसूरवार उनको गर्दानता हूँ, जानता हूँ, इसलिए कि अब तो आप खुद डिसीजन मेकर हैं। तवातर से जितनी हुकूमतें आई हैं उन्होंने इस वर्षे की तरफ तवज्जो नहीं दी है, गैर ज़रूरी समझा है, जबकि ये एसेंशियल है। अभी चंद पाकिस्तानी ख़वातीन मुकाबला हुस्न में शामिल हुई तो वज़ीर आज़म ने भी नोटिस लिया और भी कई हल्के नाराज़ हुए। आपका ज़ाती तौर पर क्या ख्याल है? देखिए, हुकूमतें तो हर दौर में बड़ी कंज़र्वेटिव रही है। अब ये उन ख़वातीन, मेरी नज़र में उन ख़वातीन की अपनी कोशिश है कि वो वहाँ तक पहुँची। ठीक है, हमारा मुआशरा कंज़र्वेटिव है, हम इतनी ऊंची छलांग नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे उनकी एफ़र्ट का मुखालिफ बिल्कुल नहीं हूँ, इसलिए कि उसमें कोई ऐब नहीं है। क्या आप वज़ीर आज़म से इस हवाले से बात करेंगे? मैं ज़रूर कहूँ, प्राइम मिनिस्टर तो बड़े पॉजिटिव इंसान है, बहुत रोशन ख़याल है, म्यूज़िक के बहुत शौकीन हैं, कल्चर के बहुत ज़्यादा मदाह हैं। मैंने उनकी ये स्टेटमेंट नहीं सुनी। हुकूमत पाकिस्तान अरबों रुपए दूसरे महकमों पर खर्चती है, कल्चर मिनिस्ट्री के हिस्से कितना आता है? सुहेल साहब, ये मिनिस्ट्री, मैं अक्सर मजाक में कहता हूँ कि ये कमीन मिनिस्ट्री है। हमारा बजट जो है 2.2 बिलियन है, जो शर्मनाक है, लेकिन ये ज़मानों से इसी तरह चला आ रहा है, इसीलिए कोई वज़ीर इस तरफ नहीं आता। कोशिश ये है कि हमारे जितने भी इदारे हैं, मैं इस्लामाबाद की बात करता हूँ, CDA ने बेशुमार इदारे बनाए जो बिल्कुल वीरान पड़े हुए हैं। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि CDA से वो इदारे लेके रिवाइटलाइज करूँ और उनको कौन से इदारे? क्राफ्ट्स एंड विलेज है, एक बहुत बड़ा बना हुआ। कल्चर मिनिस्ट्री ले रही है। कल्चर मिनिस्ट्री CDA के साथ मिल के इसको रिवाइटलाइज करके, कोशिश मेरी ये होगी कि इनको हम हब्स ऑफ एक्टिविटीज़ में तब्दील करें, ताकि रोज़ यहाँ कुछ हो रहा हो और जो हमारे आर्टिस्ट हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, उनको जगह मिले ताकि वो अपना बेस्ट पेश कर सकें, बाइज़्ज़त रोज़गार का ज़रिया भी ये जगह बने। कल्चर मिनिस्ट्री के मातहत कौन कौन से अदारे हैं? PNCA है, लोक विरसा है, अकेडमी ऑफ लेटर्स है, इदारा फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान है, ऐवान इकबाल है, इकबाल अकेडमी है, कायद आज़म का मज़ार है और उर्दू साइंस बोर्ड वगैरह, बहुत सारे इदारे हैं। इन सब को मिला के 2.2 बिलियन बजट है। इन तमाम इदारों को हम इनकम जनरेटिंग इदारे बनाएं ताकि ये न सिर्फ अपने अखराजात पूरे कर सके बल्कि डेवलपमेंट के लिए फ़ंड्स इकट्ठा कर सके। रिलायंस इनकी इन इदारों की उस पर ना हो, गवर्नमेंट के ग्रांट पे। जब तक मुल्क में कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत रोबस्ट नहीं होगा, कल्चर फ़रोग़ नहीं पा सकता। यादगार पाकिस्तान अजायब घर पहुंचे। इस म्यूज़ियम में अल्लामा इकबाल के नवाज़रात, तहरीक आज़ादी के मनाज़र, कायद आज़म और फातिमा जना के मुजस्मे बनाए गए हैं। शाह साहब, पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री बिल्कुल मर चुकी है, लाहौर के स्टूडियो वीरान पड़े हैं, आपकी इस तरफ भी कोई तवज्जो है? मैंने 2007 में रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जितने स्टेक होल्डर्स थे, और उस ज़माने में हमारी कोशिशों से इंडियन फिल्में शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग 30-35 सिनेमाज थे उनमें इजाफ़ा हुआ, कोई 150 आजकल सिनेमाज हैं। 24 करोड़ या 25 करोड़ की आबादी के लिए 150 सिनेमा हाउसेस शर्मनाक बात है। और उन सिनेमाज में भी 80% वो सिनेमाज हैं जिसमें आम पाकिस्तानी जुर्रत नहीं कर सकता एंटर होने का, इसलिए कि टिकट्स बहुत महंगे हैं। मेरी नज़र में जब तक इतनी बड़ी आबादी के लिए 3-4 हज़ार सिनेमा हाउसेस नहीं हो, आपकी इंडस्ट्री जो है वो टेक ऑफ नहीं कर सकती है। क्या आपकी ज़ाती राय में भारतीय फिल्मों की दरामद की और यहाँ पे उनको दिखाने की आज़ादी होनी चाहिए? मेरी राय में तो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ये भारतीय हुकूमत या वहाँ कुछ एलिमेंट्स ने सिलसिला ख़राब कर दिया था, जिसकी वजह से नहीं हो। मैं सिर्फ भारतीय
सिनेमा का नहीं कह रहा हूँ, ईरानी सिनेमा होना चाहिए, टर्किश सिनेमा होना चाहिए, ज़बरदस्त फिल्में बनाते हैं। हमारी स्क्रीन जो है वो डाइवर्सिफाई होनी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि स्क्रीन्स की तादाद बढ़ जाए। इसके लिए क्या कर रहे हैं? मैं चाहूँगा कि PNCA में 2 सिनेमाज बने। हमारी देखा देखी मुमकिन है कि पंजाब, सिंध और KP जो है वो, चूँकि डेवोल्यूशन के बाद हमारा वो दायरा इख्तियार नहीं है। वजीर की कितनी तनख्वाह है और आपके और क्या ज़राए आमदन है? तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया है। अच्छा। मुझे एक घोड़ा चाइनीज़ ने गिफ्ट किया था, बड़ा खूबसूरत, शायद यही ये शियान वगैरह के घोड़ों जैसा था। वो मैंने फ़ौरन तोशाखाना में जमा करवा दिया। मेरी इनकम शुक्र है, मेरे काम से मुझे इनकम अच्छी खासी हो जाती है। कभी अगर मैं ड्रामा करूं उससे कोई 25-30 लाख रुपए मिल जाते हैं, कमर्शियल करूं उससे भी कोई 20-25 मिल जाते हैं। अदारा फ़रोग़ कौमी ज़ुबान पहुँचे। डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सलीम मसर ने इस्तकबाल किया। नामवर शायर डॉक्टर एहसान अकबर के एजाज़ में तकरीब हो रही थी, जिसकी सदारत की। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुल्कों में से है जिन्हें साहिब इल्म लोगों ने बनाया है, वो जो इल्म के लिए दूसरे मुल्कों में भी गए। इस बिना पर हमें पाकिस्तानी की हैसियत से इल्म की सबसे ज़्यादा कदर करनी चाहिए, और इल्म की कदर का एक बुनियादी जो फैक्टर हो सकता है वो तो यही है कि इल्म वाले लोगों का एहतराम किया जाए। वर्किंग लंच किया। शाह साहब ये फरमाएं कि जो पाकिस्तान की खूबरू शोबिज़ जोड़ियां हैं, जैसे ताहिरा सैयद, नईम बुखारी, आप और फरियाल गौहर, इनको नज़र लग जाती है या रकाबत की नज़र हो जाती हैं? ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि जवाब तो मेरे पास नहीं है। मेरा ख्याल है कि, और मैं कोई बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसे वाला शख्स हूँ नहीं, कोशिश मेरी ये होती है कि चीज़ जल्दी ख़त्म हो जाए, तो अक्सर नहीं हो पाती थी, इस वजह से राहें अलग होनी पड़ी। लेकिन ये है कि बहुत सिविलाइज तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से हम अब भी एक दूसरे के खैर ख्वाह हैं। अच्छा, अब भी बातचीत होती है? जी जी होती है, बिल्कुल। शाह साहब, क्या ये लव मैरिज थी? जी हाँ। वो कैसे? ये आपको अगर याद हो, पुराने वक्तों की बात है, 1982 में एक रैली हुई थी ट्रेड यूनियन की। उससे पहले मैंने कुछ मार्के किए थे NCA को बचाने के लिए, तो मशहूर हो गया था। तो ट्रेड यूनियन को पता चल गया था कि यार ये बंदा ज़रा एबिलिटी रखता है ऑर्गेनाइज करने की चीज़ों को। अब वो रैली हुई 7 अप फैक्ट्री में, लाहौर शेरपा ब्रिज के नीचे जो है, और वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी रैली साबित हुई हिस्ट्री में। उसमें मैंने एक बहुत बड़ी दीवार पे म्यूरल पेंट किया था, थिएटर किया था, म्यूज़िक वगैरह। और मदिया ने आना था, मदिया नहीं आ सकी, कहीं गई हुई थी, तो उनकी जगह मदिया गौर ने, फरियाल आई, और हम सब ने मिल के ये सब कुछ किया, बड़ा ज़बरदस्त हुआ। इस रैली के बाद वो अजोका भी बना, और साथ ही मतलब हमारी बातचीत और अंडरस्टैंडिंग हुई, और थोड़े अरसे में शादी भी कर ली। ऐसे किसने इज़हार मोहब्बत पहले किया? मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से था, ऐसे बराबर ही सिलसिला, कोई क्रेडिट किसी एक को नहीं जाता। शाह साहब, आप बड़े खूबरू और हैंडसम आदमी हैं, तो क्या शादी टूटने की वजह ये भी थी कि कोई और लोग आप पे लाइनें मारते थे? नहीं, ये वजह नहीं थी। शाह साहब, दूसरी शादी भी लव मैरिज, और वो अपनी स्टूडेंट से कर ली आप? जी हाँ, वो भी मैंने तय किया था कि मैं नहीं करूँगा, बड़े अरसे को 15 साल मैंने नहीं की, और फिर अचानक ये हो गया। और जो मेरी दूसरी बीवी है, वो कि मुझसे उम्र में छोटी है, लेकिन बहुत अक्लमंद है। शाह साहब, आपको वैसे ज़ाहिर है आप आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं, तो आप हुस्न को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? नुस्वानी हुस्न में क्या चीज़ अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ को सराहना चाहिए? मतलब ज़ाहिर है एक शक्ल सूरत या आंखें तो अपनी जगह, वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है, लेकिन
उससे ज़्यादा ज़रूरी मेरा ख़्याल है ये है कि वो शख्स जो है, वो खातून जो है, उसमें डेप्थ भी उतरी हो, अदरवाइज़ भी इंटेलेक्चुअल खूबसूरतियाँ भी उनमें हो, और उनकी कैपेसिटी जो है वो बहुत यानी वो वसत रखती हो। इस्लामाबाद म्यूज़ियम पहुँचे, सर सैयद अहमद ख़ान का मुजस्समा, पुराने बुत और पुराने बर्तन देखे। वो सार कॉम्प्लेक्स में मौजूद अपने दफ्तर पहुंचे। दफ्तरी अमूर निपटाए। शाह साहब, निगरान वफाकी वजीर बनने के लिए तो बड़े पापड़ पेलने पड़ते हैं, आपने किसकी सिफारिश करवाई? किसी की भी नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि मैं बन रहा हूँ। मुझे इनविटेशन आई कि जी ओथ टेकिंग सेरेमनी है तो आप आएँ, बेगम साहिबा को भी साथ लाएँ। हम जब एंटर हो रहे थे, क्या नाम है, प्रेसिडेंट हाउस, तो गेट पे मुझे ये व्हाट्सएप मैसेज आया। व्हाट्सएप मैसेज खोल के पढ़ा तो पता चला कि मैं बतौर फेडरल वज़ीर के हल्फ उठा रहा हूँ। मैं परेशान कि क्या हुआ। नहीं, आपसे पहले किसी ने कॉन्सेंट नहीं, किसी ने राय नहीं ली कि भाई बना रहे हैं या नहीं? नहीं, वो एक फ़ोन आया था कि जी आप इस्लामाबाद होते हैं। मैंने कहा मैं इस्लामाबाद होता हूँ, ये बस इतनी सी बात थी। नहीं, आपकी कोई वाकफियत तो होगी, जान पहचान होगी, किसने आपका नाम दिया? नहीं, मेरी कोई वाकफियत नहीं थी किसी से भी। मैं तो बड़ा गैर सरकारी बंदा रहा हूँ शुरू से। वज़ीर आज़म साहब आपके वाकिफ होंगे, वज़ीर आज़म मेरे ऐसे वाकिफ़ नहीं है इमीडिएट। अलबत्ता ये है कि चूँकि कोयटा में हर एक दूसरे को जानता है, तो वज़ीर आज़म तो मेरा बहुत जूनियर था। मेरा ख्याल है ज़िंदगी में एक बार 2006 या 7 में मेरी मुलाकात कोयटा सिरेना में हुई थी। किसी एस्टेब्लिशमेंट से तल्लुकात? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कुर्रा फाल कैसे निकल आया? मैंने कहा कि गलती हुई इनसे। तो गलती होगी। जाहिर है हर हुकूमत का एक सियासी एजेंडा भी होता है, आपका क्या सियासी एजेंडा है? मैं आज तक किसी पार्टी में नहीं रहा हूँ, किसी भी पार्टी में। तो सियासी एजेंडा मेरा सिवाय इसके कि मैं ट्रांसपेरेंसी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो पोटेंशियल है वो रियलाइज़ हो, इसलिए कि मैं बिलीव करता हूँ कि इस मुल्क का पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त है। इसकी आबादी भी इतनी सिग्निफिकेंट है, और आबादी में फिर नौजवानों की आबादी इतनी बड़ी है कि अगर इनको ग्रूम किया जाए, मौका दिया जाए, इनको डिसल्यूशन ना छोड़ा जाए, तो ये 4-5 सालों में वैसे इनकलाब ला सकते हैं। लेकिन अगर इनको निगलेक्ट किया गया, तो वो जो नहीं दी गई, तो ये टाइम बॉम्ब है। कमेटी रूम में आए। नेशनल म्यूज़िक अकेडमी रेडियो पाकिस्तान के स्टूडियोज़ पूरे पाकिस्तान में है। हम चाहते हैं कि PNCA जो हमारा इदारा है, ये और रेडियो पाकिस्तान मिलकर एक नेशनल म्यूज़िक अकेडमी बनाए, और तालीम जो है वो ऑनलाइन भी हो। म्यूज़िक पे लेक्चर हो रहा है, या कोई राग सिखाया जा रहा है, कोई तबले के बोल सिखाए जा रहे हैं, तारीख़ पढ़ाई जा रही है, तो वो पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स होंगे, रेडियो पाकिस्तान के स्टूडियोज़ में वो अटेंड कर सकेंगे। वजारत के ज़ेर एहतमाम आइंदा मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम्स की तैयारियों के हवाले से इजलास की सदारत की। नेशनल आर्ट गैलरी पहुंचे। आर्टिस्ट अली अजमत की बनाई गई कायदे आज़म की 3D तस्वीर देखी। आर्ट गैलरी में नई नुमाइश का इफ्तिताह किया।
शाम के वक्त घर वापस पहुंचे। एक ज़माने में आप शौकत खानम को चंदा भी देते थे, उनके साथ उनकी जो चंदा मुहिम है उसमें भी शरीक रहे। दूरी कैसे हुई? ऐसा हुआ कि जब इमरान खान कप जीत के आया, मैं क्रिकेट का बिल्कुल शौकीन नहीं, मैं देखता भी नहीं, मैं फ़ुटबॉलर रहा हूँ। तो जो अनाउंस उन्होंने शौकत खानम अस्पताल बनाना किया, तो मैंने सोचा कि मैं आर्ट के ज़रिए उसकी मदद करूँ। मैं 3 आर्ट ऑक्शन किए, ऑर्गेनाइज पाकिस्तान के सारे आर्टिस्टों से काम कलेक्ट करके। पहला ऑक्शन लाहौर में किया जो शायद 1993 में था, और एक रात में कोई 2.5 करोड़ से ऊपर पैसा जमा करके दिया। इसी तरह कराची में, फिर इस्लामाबाद में। तो इमरान खान बड़ा मुझसे वो था, मुतासर था। जब पार्टी बनाई तो मुझे मैसेज किसी दोस्त की तरफ से मिला कि इमरान खान चाहता है कि वो आप भी शामिल हो। मैं मुस्कुरा के कहने लगा कि यार मैं जुमा इस्लामी क्यों ना ज्वाइन करूँ। तो मैं सीरियसली बिल्कुल नहीं लेता था शुरू दिन से इमरान खान को एज अ पॉलिटिशियन, क्योंकि अब पॉलिटिकल क्लैरिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपने मतलब ग्रास रूट पे काम किया हो। वो जो सख्त ज़माना था ज़िया का या भुट्टो का, वो दिन आपने देखे हो, ताकि सियासत की समझ बूझ हो। और फिर मैं क्लियर था कि सियासत जो है वो अपराइट होनी चाहिए, मांगे तांगे की सियासत ना हो कि कोई आपको ला के बिठा दे और ये सिलसिला हो। तो मुझे वो उसके कई फ़ैसले जो थे वो पसंद नहीं थे, जिस तरह से वो ला के बिठाया गया। और फिर जो रवैया उसका, जी हाँ, जो मेरा ख्याल है 1911 ऑनवर्ड जो कैफियत बनी, हाँ 2011 ऑनवर्ड जो था वो सारा बहुत ही ब्लेटेंट किस्म की वायलेशन थी अपराइट पॉलिटिक्स की। मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। निगरान हुकूमत तो एस्टेब्लिशमेंट है, आपने एस्टेब्लिशमेंट के वज़ीर बन गए हैं, तो ये नहीं बुरा लगा आपको? निगरान हुकूमत वड़ाइश साहब एक कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत है। मुझे पता है कि मैं चंद महीनों के लिए हूँ, और मुझे यकीन है कि ये चंद महीने ही होंगे, क्योंकि इंतखाबात ज़्यादा डिले करना किसी के भी फेवर में नहीं है। और अगर हो गए तो आप क्या फ़ैसला करेंगे? मेरा ख्याल है मैं नहीं रहूँगा, छोड़ देंगे आप? हाँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं होगी ना। मैं तो एक ऐसी नीयत से आया हूँ कि मैं थोड़े दिन जो हैं एक ईमानदार चौकीदार के तौर पे रहूँ और कुछ ऐसा कर जाऊँ जो दूसरों के काम आए। दुनिया का कौन सा आर्टिस्ट या अदाकार आपको पसंद है? इंटरनेशनली हॉलीवुड की अगर मैं बात करूँ, मार्लन ब्रांडो बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए कि वो बहुत ही मतलब डेप्थ उस बंदे में है, एक पाकीज़गी, एक इनसेंस है, वल्नरेबल भी वो लगता है। फिर यहाँ जब आते हैं तो दिलीप कुमार जैसे अदाकार बड़े बहुत ही गहरे अदाकार मुझे लगते हैं। गो के नसीरुद्दीन शाह वगैरह भी हैं जो टेक्निकली ज़्यादा शायद साउंड होंगे। मुझे तुफ़ैल नियाज़ी से बेहतर गुलकार जो है पाकिस्तान में कोई महसूस नहीं होता। वैसे तो मतलब रफ़ी का अपना मज़ा है, लता का अपना मज़ा है, हेमंत कुमार का अपना मज़ा है। सबसे अच्छा पेंटर कौन सा लगता है? मुझे जो पेंटर बहुत पसंद है वो है मातीस, हेनरी मातीस, फ्रेंच आर्टिस्ट हैं। उनमें जो सबसे अच्छी बात है वो एक डायरेक्टनेस है कि ठक करके चीज़ लगा दी और बस। और शेर व शायरी से तो आपकी दिलचस्पी है, शायर कौन सा पसंद है? गालिब का नाम लेना तो एक आप समझे कि रवायत हो गई, लेकिन मुझे नून मीम राशिद, मजीद अमजद हुए, फैज़ साहब हुए, पश्तो शोरा में अबैदुल्ला दरवेश हैं, सईद गौहर हैं, बहुत ज़बरदस्त शायर हैं ये। फिर मुझे सूफिया का कलाम पसंद है, चाहे वो भुले शाह हो या सरमस्त हो या रहमान बाबा वगैरह, इसलिए कि ये वो लोग हैं कि जिनमें बेइंतहा डेप्थ थी, लेकिन उनकी ज़ुबान इतनी सादा और जामे थी कि एक आम किसान जो है वो भी उनको उसी तरह से समझ सकता था। फिर मुझे जालिब बहुत पसंद है। जालिब अगर चाहते तो मेरा ख्याल है फैज़ साहब जैसे गुंजलक शायर हो सकते थे। जालिब साहब ने अपनी पोइट्री कंपोज ख़ुद की है, जितनी भी वो तरन्नुम में वो गाते थे, बाज़ धुनें तो इतनी खूबसूरत हैं कि आप हैरान रह जाते हैं। डांस को क्या आर्ट फॉर्म समझते हैं, और पाकिस्तान में क्या इस पर आज़ादी होनी चाहिए इस बारे में, या पाबंदियाँ होनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान या ये ज़मीन जो है ये तो डांस की ज़मीन है। आप जनता लोरा देखें या
इवन डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो देखें, और उसके बाद जितने भी ज़माने आए, जितनी सिविलाइजेशन आई, डांस एक ऐसा आर्ट फॉर्म था कि जिसमें रूहानियत थी। यानी आप ऐज़ा की शायरी कहें या जिस्म का इजहार कहें, डांसर ने हर तरह का इजहार किया है, चाहे वो क्लासिकल डांसर हो, चाहे वो सख्त किस्म का फोक डांसर हो। डांस मेरे नज़दीक एक ज़िंदगी की एक अजीब व गरीब सेलिब्रेशन है जो बिल्कुल मतरूक नहीं होना चाहिए किसी सूरत, इसलिए कि डांस में कोई ऐब नहीं है। डांस तो बड़ा खूबसूरत इजहार है। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि नाहिद सिद्दीकी जैसी डांसर जो बहुत ही आला लेवल की डांसर थी, अपनी प्राइम में, नौजवानी में उन्हें मुल्क छोड़ के जाना पड़ा ज़िया की वजह से, और जब वो वापस आई तो वो इस काबिल नहीं थी कि डांस कर सके, परफॉर्म कर सके। ये ज़्यादती है कि एक ऐसा शख्स के जिसको उस फ़न का पता ही नहीं है, उस आर्ट फॉर्म का पता ही नहीं है, वो उसको मतरूक कर देता है, बैन कर देता है, जबकि वो फ़नकार जो है वो तो कस्टोडियन है आपके वर्से का। शायद मौलवी मौसीकी से इसीलिए डरता है कि मौसीकी बड़ी आसानी से लोगों को एक दूसरे के करीब ले आता है, और वो जो दूरियां चाहते हैं उनके लिए मौसीकी ज़हर कातिल है। आप तो पाकिस्तान के उन चंद मादूदे चंद फनकारों में हैं जिनको हॉलीवुड में भी काम करने का मौका मिला। ये कैसे मुमकिन हुआ? मैंने एक प्ले किया था कोहकन, जो मेरा लिखा हुआ था, वो कोल माइंस के मज़दूरों के बारे में था। किसी तरह से वो प्ले एक ब्रिटिश कंपनी ने देख लिया था जब वो कास्टिंग करने आए थे। ट्रैफिक एक सीरीज़ बन रही थी जो बड़ी मशहूर सीरीज़ साबित हुई। बहुत सारे आर्टिस्टों का ऑडिशन लिया जिनमें बड़े बड़े नाम थे, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जो मुझसे बहुत बेहतर थे, लेकिन समहाउ मुझे उन्होंने सेलेक्ट किया वो लीड रोल के लिए। यहाँ से मैं था, तलत हुसैन थे, शकील फरियाल भी थी, कुछ और लोग थे, और बाहर से जूलिया आमंड, बिल पैटरसन वगैरह बड़े बड़े आर्टिस्ट। तो ये मुझे पहला मौका मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि उनसे सीखने का मौका मिला, और ये उनके साथ काम करना बड़ा आसान था। इस तरह से कि मैं वक्त का पाबंद हूँ, मुझे जब वक्त दिया जाता है 6 बजे का तो मैं 5:30 बजे पहुँचा होता हूँ। तो वो बड़े खुश थे और मुझे वो कहते थे कि मिस्टर शाह, यू आर द नेक्स्ट उमर शरीफ। मिस्री अदाकार उमर शरीफ जो है ज़ाहिर है मेरे लिए एक कॉम्प्लीमेंट था बहुत ज़्यादा। उस फिल्म के बाद मुझे एक और फिल्म मिली K2, वो हॉलीवुड की थी, वो मैंने की। फिर बहुत सारी फिल्में मिलने लगी। मुझे मेरे एजेंट ने कहा कि आप या लॉस एंजलिस शिफ्ट हो जाएं या फिर UK आ जाएं। मैंने कहा मैं शिफ्ट तो नहीं होऊंगा, आप मुझे भेजें जब भी कोई वो हो। तो कई फिल्में मिली जिसमें बड़े ज़बरदस्त रोल थे लीड, लेकिन उनमें सीन्स थे, लव सीन्स, कॉम्प्रोमाइजिंग किस्म के सीन्स। तो एक बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर था, मुझे दिया। मैंने अपने एजेंट को कहा, जीन डायमंड को, मैंने कहा जीन, आई वुड लव टू डू दिस पार्ट बट इफ़ आई डिड इट देन आई वोंट बी एबल टू एंटर क्वेटा। मैं कहती क्यों? मैंने कहा कि मैं एक ऐसे घराने से हूँ कि वो ज़रा कंजर्वेटिव है। तो वो कहने लगी कि एनी इंडियन एक्टर वुड सेल वट एवर दे हैव फॉर दिस पार्ट। मैंने कहा आई नो, आई लव दिस पार्ट बट आई कांट डू इट। तो इस तरह से फिर बहुत सारे कैरेक्टर जो थे वो मैंने नहीं किए। एक मुझे फिल्म ऑफर हुई सलमान रुश्दी की किताब पे थी, वो मैंने नहीं की। तो वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं पार्ट्स। इंडिया से भी मुझे आए 2-3 बार, वो भी मैंने रिफ्यूज़ किए। एक फ़िल्म में तो मुझे वो अयूब खान बनाना चाह रहे थे, मैं मुझे कोई शौक़ नहीं। आखिरी एक सवाल, कहते हैं पहली मोहब्बत नहीं भूलती। फरियाल बहुत ही खूबसूरत थी माशाल्लाह, अब भी हैं, उनकी याद आती है? मैं बड़े एहतराम से याद करता हूँ, बिल्कुल। और पहली मोहब्बत को तो आप नहीं कह सकते हैं, मतलब अच्छा, बहुत से पहले भी मौके मुझे बिल्कुल। लेकिन ये है कि मैं बहुत एहतराम करता हूँ और वो भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करती है।